गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन आज की क्लास में देखेंगे परफॉर्मेंस पिरामिड क्या होता है, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का, जिसका नाम है परफॉर्मेंस पिरामिड। सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं इसको दिया किसने था, क्रॉस एंड लिंच। ये सिर्फ आप एमसीक्यू पर्पज से नाम ध्यान रख सकते हो, परफॉर्मेंस पिरामिड। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर होता क्या है। देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर दो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है कस्टमर। ठीक है, अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो वो कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट बना के दे पाएगा। ठीक है, और कस्टमर तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ही। तो यहाँ एम्प्लॉय का इन्होंने नाम लिख रखा है स्टेक होल्डर। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर दो लोग इम्पोर्टेंट है, एक है एम्प्लॉय और एक है कस्टमर। अब कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे अपन पूरी साइकिल को समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू, ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और फिर अपन इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से अपन शुरू करेंगे इंटरनल एफिशिएंसी से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एक वर्ड आपको दे रखा है इंटरनल एफिशिएंसी और एक आपको दे रखा है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ये दो वर्ड आपको दे रखे हैं, इधर एक है इंटरनल एफिशिएंसी और एक है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब इंटरनल एफिशिएंसी क्या हो गया, इंटरनल एफिशिएंसी यहाँ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है। ठीक है, यानी कि क्या आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट है या नहीं है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने कुछ काम बोला एम्प्लॉय को, वो आपने स्टैंडर्ड बताया कि 5 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो क्या उस एम्प्लॉय ने 5 घंटे के अंदर ये काम आपको करके दिया या नहीं दिया, उसको अपन चेक करेंगे इंटरनल एफिशिएंसी से। ठीक है, और यहाँ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस यानी कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखा है। ठीक है, अब आगे और शुरू करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इंटरनल एफिशिएंसी अगर अच्छा होगा, यानी कि एम्प्लॉय एफिशिएंट टाइम करेगा, तभी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल पाएगा, कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एफिशिएंसी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका होगा एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब डे टू डे ऑपरेशंस की बात करें अपन। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस में कैसे होता है, यह अपने पास एक आता है साइकिल टाइम। देखो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा हुआ, ठीक है, तो वो टाइमली कस्टमर को दे पाएगा। ठीक है, साइकिल टाइम क्या होता है, जैसे कि एक कार को बनने में पहले 10 दिन लगते थे, अब अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट अच्छे से मन लगा के काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो कार 5 दिन के अंदर ही बन जाए। इसको बोलते हैं साइकिल टाइम। वेस्ट क्या होता है, ठीक है, वेस्ट वेस्ट आप नॉर्मली जानते ही हो, अपन ने देखी थी टेक्निक्स भी देखी थी लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर कि कैसे अपन वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक आएगा क्वालिटी और एक आएगा डिलीवरी। ठीक है, यानी कि अगर आपका साइकिल टाइम कम हुआ, ठीक है, तो डिलीवरी यानी कि कस्टमर को मिलने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो एक कार को आपको बनाने में 10 दिन लग रहे थे। ठीक है, और अब आपको बनाने के अंदर, अब आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट हो गया, अब आपको वो सेम कार बनाने के लिए 5 दिन लग रहे हैं, तो कस्टमर को उतना ही जल्दी डिलीवरी हो पाएगी कार की। ठीक है, उतनी जल्दी वो मार्केट में कार अवेलेबल हो पाएगी। वेस्ट से क्वालिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, अगर वेस्ट आपका कम होगा, ठीक है, तो उतना ही आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाओगे। ठीक है, और अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो उससे कस्टमर को क्या मिलेगा, उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, वेस्ट से क्या होगा, अगर आपका वेस्ट रिड्यूस हो रहा है तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी यानी कि आप इसको सेंस कर सकते हो कि आपका कॉस्ट कम होगा। ठीक है, कॉस्ट कम होगा तो इससे फ़र्क पड़ेगा फाइनेंशियल पर। ठीक है, आपके फाइनेंशियल नंबर्स यानी कि सेल्स, प्रॉफिट, ये सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी बीच में एक आता है वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, पर साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है मार्केट में कोई नए ट्रेंड से एआई आ रहा है, तो आप नए ट्रेंड्स को फॉलो कर पा रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन या नहीं कर पा रहा है। अगर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल नहीं है, मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा,
तो हो सकता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा आउट हो जाए, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर हो गया तो उससे आपका मार्केट साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर बोलेगा कि यार ये इस कंपनी का तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा, ठीक है, फ्रेंड्स खरीदेंगे तो मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ वेस्ट से क्या हुआ, वेस्ट कम हुआ तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वही आपके फाइनेंशियल नंबर्स बढ़ गए, जैसे कि एक्सपेंस कम हुआ, आज 20% एक्सपेंस आपका कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट 20% से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मार्केट साइज भी और फाइनेंशियल अच्छा प्रॉफिट भी है तो आपका अल्टीमेटली यही तो विज़न होता है, कॉर्पोरेट विज़न, इसी को ही तो अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट विज़न। आपका विज़न क्या होता है, अच्छे खासे कस्टमर हो, साथ में फाइनेंशियल नंबर्स हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस को आप बोल सकते हो ये एक नॉन फाइनेंशियल मेज़र है, ठीक है। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल नंबर्स को सिर्फ आप मेजर कर सकते हो, इंटरनल एफिशिएंसी को आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट में आप कर सकते हो कि आपने 20% वेस्ट कम हुआ, पर आप ये नहीं बोल सकते क्वालिटी आपका कल से बेहतरीन है, आप इसको यूँ ही एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बता रखा अपन ने, जैसा कि देखा था परफॉर्मेंस पिरामिड, यहाँ पर ने जब इधर स्टार्टिंग में देखा था, मैं आपकी बुक में बता देता हूँ, अपन ने यहाँ देखा था, तो यहाँ देख सकते हो पेज नंबर 9.2 पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इसका मतलब इसमें क्या दे रखा है, परफॉर्मेंस पिरामिड में फाइनेंशियल का भी यूज़ होगा, नॉन फाइनेंशियल का भी यूज़ होगा। कैसे होगा आपने देख लिया होगा, आप कस्टमर को जल्दी डिलीवरी दे रहे हो तो उससे कोई आपको फ़ायदा तो नहीं हो रहा, आज की अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट तो डिलीवर करना ही था, पर आप जितना जल्दी डिलीवर करोगे कस्टमर को प्रोडक्ट, उतनी जल्दी आपकी ब्रांड इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको भी आप डायग्राम को मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, जो सेम आपकी बुक के अंदर डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपका है टॉप टू बॉटम, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम है, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। विजन क्या होता है कि आपका अच्छा फाइनेंशियल हो, मार्केट भी अच्छा खासा हो, फिर आपका ऑब्जेक्टिव इसमें आप एक्सप्लेन करते हो ये कैसे अचीव होगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, जब क्वालिटी आएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो टॉप टू बॉटम है। और क्या दे रखा है, मेजर्स, यानी कि कैसे आप चेक कर सकते हो कैसे आप अचीव करोगे। अचीव करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप कस्टमर से 100 रुपये भी चार्ज कर रहे हो तो कस्टमर को लगना चाहिए यार ये 100 रुपये तो पैसा वसूल है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। ये होता है क्वालिटी का मतलब, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को इन्होंने एक पॉइंट और आता है, इसको इन्होंने नाम दे रखा है L1, इसको दे रखा है L2, इसको दे रखा है L3, इसको बोल रखा है L4, इन सबको बोल रखा है L4। ये हो गई L3 वाली लाइन, ये हो गई L2 वाली लाइन, ये हो गई L1 वाली लाइन, ठीक है। इसको L1, L2, L3, L4 के सेंस में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और ये आते हैं सब एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में, ये वाली चीज़ें एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में, ये आती है इंटरनल एफिशिएंसी में, ठीक है। यानी कि एम्प्लॉय के थ्रू होगा, क्योंकि अगर अच्छा एम्प्लॉय होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, मन लगा के काम करेगा तो साइकिल टाइम रिड्यूस होगा, वेस्ट रिड्यूस होगा, गलती नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वेस्ट तो रिड्यूस हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ जो काम का है वही क्रिएट करना है आपको, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें बता रखे हैं ये एग्जांपल, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे कि मार्केट साइज़, अब मार्केट साइज़ किधर आ रहा था ये आपको पता होगा, ठीक है, या आप टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। मार्केट इधर आ रहा था L2 वाली लाइन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये किसका पार्ट है, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस का L2 है, ठीक है। तो ये मार्केट साइज़ है, मार्केट साइज़ को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो ये डेटा कंपेयर कर लो। मार्केट साइज़ आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट आपने अचीव कर लिया। सेल्स का आएगा, सेल्स भी आपका आएगा एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस का मार्केट शेयर, ठीक है। आपका सेल्स बढ़ रहा है यानी कि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, आप देख सकते हो साल बाय साल आपका बढ़ रहा है, तो ये भी हो जाएगा टिक। उसके बाद आता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का अपन देखते हैं इंटरनल एफिशिएंसी में, अपन देखते हैं फाइनेंशियल L2 वाली लाइन में देखते हैं, ठीक है। तो
आपका फाइनेंशियल नंबर ये कम हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट आपके कम हो रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद क्या आता है, प्रोडक्शन अचीविंग डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। डिज़ाइन क्वालिटी कहाँ आती है, L4 में आता है, नॉन फाइनेंशियल में, यानी कि एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में आप देखते हो क्वालिटी, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी बढ़ रहा है। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स कहाँ आता है, इसको आप डाल सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी में डाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस ये आप डाल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये कम हो रहे हैं, यानी कि ये सब आप अचीव कर रहे हो। सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स, डिलीवरी अपन देखते हैं L4 के अंदर एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में, ठीक है, ये भी आप देख रहे हो, ये भी आपको अचीव हो रहा है। एवरेज साइकिल टाइम, यानी कि कस्टमर इंक्वायरी कम हो रही है टू डिलीवरी, ठीक है, पर वीक्स के हिसाब से देख सकते हो, तो ये भी आप अचीव करते हो। साइकिल टाइम किधर आता है, L4 में आता है। इंटरनल एफिशिएंसी में कंपोनेंट स्क्रैप, यानी कि वेस्ट का आता है, इंटरनल एफिशिएंसी में आता है वेस्ट, ठीक है, कंपोनेंट स्क्रैप, ठीक है, L4 में आता है, ठीक है। उसके बाद है आइडल मशीन कैपेसिटी, ठीक है, तो ये भी आएगा इंटरनल एफिशिएंसी में, L4 वाली लाइन में आता है, ठीक है। साइकिल टाइम, ठीक है, वेस्ट, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये आप ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये वाकई में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये MCQ में आ सकता है, कौन सा किधर आता है, L1 में आएगा, L2 में आएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसको। फिट्जल्ट एंड मून ने दिया था ये कंसेप्ट यूज़ होता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब कैसे यूज़ होता है ये आइए अपन इसको समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, अदरवाइज़ अपन आगे बढ़ते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में, ठीक है। इसको मैं आपको देखो, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप इसको अपना एग्जांपल भी समझ सकते हो, यानी कि आर्टिकलशिप के एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ सकते हो, और दूसरे एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो, ठीक है, कैसा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी जना न्यू आ रहा है एम्प्लॉय के अंदर, यानी कि कंपनी के अंदर नया जना आ रहा है, तो जैसे कि आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको ऐसे ही काम नहीं दिया जाता, सबसे पहले आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। क्या होता है, ऑडिट आप पढ़ के तो आए हो, पर प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग होता है। क्या बैंक ऑडिट होता है, पूरा आपको इंट्रोड्यूस करा जाता है कि कैसे होता है, आप इसका समझते हो, सीए इंडस्ट्री के बारे में समझते हो कि प्रैक्टिकल वे में कि ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई नया एम्प्लॉय होता है, उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है अचीवेबल, क्या चीज़ें उसको फर्स्ट ईयर, यानी कि आज एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ तो वो क्या सबसे पहले वो काम कर सकता है, उसको उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, सब एक्सप्लेन करा जाता है, फिर वो 1 साल उसको समझा दिया, अब वो काम करता है, उसके बाद उसको ओनरशिप, यानी कि अब कोई भी एक क्लाइंट आपको दे देते हैं। अगर आप बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको पता होगा 3rd ईयर में पूरे क्लाइंट को आपको आपकी जिम्मेदारी होती है, इस क्लाइंट का काम पूरा आपको ओनरशिप की तरह देखना है। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपके बॉस को, सीनियर मैनेजर को प्रमोशन करना है, 2 आर्टिकल है तो 2 आर्टिकल में से एक का प्रमोशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों का ही प्रमोशन कर दिया। अदरवाइज अगर दूसरा जना काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि वो टाइम पास कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यानी कि जो जना सही में काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो पर्सन अचीव करता है गोल्स को, उसी का ही प्रमोशन होना चाहिए, यानी कि इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि फेयरनेस होना चाहिए, आप यूँ बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स, के बाद आता है डायमेंशंस के बाद इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक होता है डिटर्मिनेंट्स, एक होता है रिजल्ट्स। डिटर्मिनेंट्स 4 होते हैं, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये आपको डिटर्मिनेंट्स याद करने पड़ेंगे, MCQ में आ सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। क्वालिटी का क्या मतलब होता है, आप कितना काम समझते हो, ठीक है। आप पहले साल इंट्रोड्यूस हुए तो आप कितना काम समझते हो, डिस्कस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई काम आप गलत कर दो, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसको अपने बॉस को बताते हो या नहीं बताते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, आपको 31 जुलाई के करीब आपकी वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने का आता है, तो अब उस दिन बीच में संडे आता है तो उस दिन भी आपको बुलाया जाता है, यानी कि आप फ्लेक्सिबल हो या नहीं हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर पाएगा। आप संडे को नहीं आ रहे, आप तो बोल रहे हो नहीं मैं तो संडे को नहीं आऊँगा भली, तो फिर आपका बॉस खुश होगा नहीं, ठीक है। इनोवेशन का मतलब है ट्राई न्यू थिंग्स। आज और किसी भी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन पीछे जाता जाएगा, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपके पास जितने रिसोर्स है, जितना टाइम है, आप उसका पूरा यूटिलाइज़ करो। और आपको बोला है 10 दिन के अंदर ये काम करके देना एकदम बेस्ट वे में, तो आप 10 दिन यूटिलाइज़ करो और बेस्ट वे में काम करके दो अपने बॉस को, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसे ही आर्टिकलशिप में भी होता है। उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट। अब आप ये सब आप कर रहे हो तो आपका रिजल्ट होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है। रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवार्ड्स का मतलब है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवार्ड्स कैसे दे सकते हो, एम्प्लॉय को मोटिवेशन करो, उसको अच्छा काम करना है, उसको 10 दिन का डेडलाइन दो क्लियर, यानी कि उसको अब उसने 10 दिन में काम कंप्लीट कर दिया तब आप उसको बोनस दो। कंट्रोलेबिलिटी, आपने बोला, अब आपको पता है कि आप बॉस हो और आपको पता है आपके एम्प्लॉय से कोई भी जना ये 10 किलो एप्पल, आपने बोला 10 किलो एप्पल बाजार से ख़रीद के लानी है। अब कोई भी जना मार्केट से 10 किलो एप्पल ख़रीद के लाएगा तो 1 किलो एप्पल तो ख़राब हो ही जाती है, रास्ते में पिचक जाती है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल नहीं, पर फिर भी आप उस 1 किलो एप्पल जो एम्प्लॉय ने मतलब डैमेज कर दिया, आप उसके लिए फिर भी उसको डांट रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो कंट्रोलेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए क्या फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है। कोई चीज़ सबसे गलती हो रही है फिर भी आप उसको डांट रहे हो, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो अब अपन इसको पढ़ सकते हैं, एक बार बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं। ये टेबल दे रखी है, इसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया। क्वालिटी, यहाँ आप देख सकते हो, इसमें क्वालिटी आप ऐसी दो अचीवेबल, ठीक है। यानी कि आप अपने सबसे पहले इधर डिटर्मिनेंट्स में दे रखा है, इसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर रखा है। क्वालिटी यानी कि आप ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट दो, सर्विस ऐसी दो ताकि सामने वाले को लगे पैसा वसूल हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आपके सर्टन किसी ने कस्टमर ने आपको एकदम से बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया तो आप उसको कंप्लीट करके दो, अदरवाइज़ वो कस्टमर आपके पास वापस नहीं आएगा अगर आपने टाइम पर उस बड़े ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया तो। इनोवेशन, ठीक है। आप वही मैंने आपको बता ही दिया, कोई नई चीज़ आ रही है तो आप उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में करो, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आप अपने सारे रिसोर्सेज का यूज़ करो। रिजल्ट, इससे क्या होगा, ये सब करोगे तो आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। स्टैंडर्ड्स में आपको ये बता रखा है, इक्विटी, ठीक है। इक्वली चैलेंजिंग, सब 2 आर्टिकल है तो दोनों के पास इक्वल चैलेंजेस होने चाहिए। दोनों में से जिसने कंप्लीट करा कम टाइम में उसी को ही प्रमोशन मिलना चाहिए। सबको दे दिया, जिसने काम नहीं करा उसको भी आपने प्रमोशन दे दिया तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है ओनरशिप यानी कि परफॉर्मेंस मेजर शुड बी एक्सेप्टेड टू एवरीवन, ठीक है। ये मैंने आपको बताई दी। अचीवेबल मैंने आपको बताई दिया, रियलिस्टिक, ठीक है। आप ये रीड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कंप्लीट होता है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या होता है, एक होता है टॉप लाइन होता है सेल्स टर्नओवर। ये नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास। नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल मेजर है, तो उसमें आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। बॉटम लाइन से पहले अपन देख लेते हैं टॉप लाइन क्या होता है। टॉप लाइन होता है सेल्स टर्नओवर, ठीक है। बॉटम लाइन क्या होता है, बॉटम यानी कि आपसे पूछा जाता है ना टॉप बिजनेस में टॉप लाइन क्या है, तो वो होता है सेल्स टर्नओवर, और बिजनेस का बॉटम लाइन होता है प्रॉफिट। पर आज के ज़माने में सिर्फ आप प्रॉफिट अचीव करोगे तो नहीं चलेगा, 2 चीज़ें आपको और अचीव करनी पड़ेगी। एक होता है प्लेनेट और पीपल। प्लेनेट को बोल सकते हो एनवायरमेंटल, पीपल को बोल सकते हो सोशल। जब आप इन तीनों चीज़ों को अचीव करोगे तब आपका बिजनेस कहलाएगा कि हाँ भाई आप सस्टेनेबल वे में ग्रो कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सोशल प्लस एनवायरमेंटल में ग्रो कर रहे हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं बियरेबल। अगर आप सोशल प्लस इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल। एनवायरमेंटल प्लस इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हो तो वायबल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, तंबाकू का एग्जांपल ले सकते हैं, वाइन का एग्जांपल ले सकते हैं। उससे एनवायरनमेंट का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। उससे इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अचीव करते हो तो वो होता है बियरेबल, ठीक है। इसका अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ये एमसीक्यू पर्पज़ से आपको ध्यान रखना है, अगर आप 2 चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये आपको टेबल दे रखी है, जैसे कि अब मैंने बोला कि प्लेनेट आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो, पीपल का ध्यान रख रहे हो, यानी कि चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा रहे हो, टाइम पर ओवर टाइम का आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो तो आप पीपल को एक्सेप्टेबल हो, प्लेनेट एक्सेप्टेबल।
प्रॉफिट नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस हो जाएगी बियरेबल। अगर आप तीनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप सस्टेनेबल, ठीक है। प्लेनेट का मतलब है आप एयर, वाटर, ग्राउंड एमिशंस, कार्बन फुटप्रिंट्स, नया टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है। तो आप इनका ध्यान रख रहे हो तो आप प्लेनेट को अचीव कर रहे हो। पीपल यानी कि आप ह्यूमन राइट्स का ध्यान रख रहे हो, हेल्थ, सेफ्टी, इथिकल बिहेवियर का ध्यान रख रहे हो। प्रॉफिट तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ही। तो प्रॉफिट के अलावा दो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, प्लेनेट एंड पीपल, ठीक है। ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से काम का है, अदरवाइज इतना काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक अपने लिए एमसीक्यू पर्पज से काम का नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रिपल बॉटम लाइन का। यहीं से रिक्वायर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, उससे पहले का कट कर दो, ठीक है। पहला पॉइंट दे रखा है, मेडिकल स्टाफ कंडक्ट चैरिटी कैंप्स एवरी मंथ। आप क्या कर रहे हो, फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हो कंसल्टेशन। तो इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है, सोशल लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो ये सोशल कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में दे रखा है आप एक्यूरेट टैक्स पेमेंट कर दो, तो ये कुछ ही नहीं, इकोनॉमिक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है केयर गिवर एट वन हॉस्पिटल कैन रीच अनदर हॉस्पिटल विद द रेसिपेंट। ये क्या दे रखा है, caregiver with the help of traffic police has implemented a green corridor for ambulances that carry donor organs for transplantation. Organs harvested from the donor at one hospital can reach another hospital with the recipient patient at the earliest. यानी कि पेशेंट के लिए आप कर रहे होते, यानी कि आप सोशल कॉज कर रहे हो, तो ये आ जाएगा सोशल में। मेडिकल वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन अ सम ऑफ अ वेस्ट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। मेडिकल वेस्ट यानी कि आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो। इट वॉज ऑब्जर्व डेट सर्विस चाइल्ड लेबर यानी कि आप सोशल ध्यान नहीं, चाइल्ड लेबर आ जाएगा सोशल में। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो आप अपने एम्प्लॉय के लिए, तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा सोशल, ठीक है। यानी कि कोई भी काम आप अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो वह आ जाएगा सोशल में। कोई एम्प्लॉय के लिए नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, तो वो इकोनॉमिक हो जाएगा। सेवेंथ में क्या दे रखा है, जैसे कि लैब रिपोर्ट्स आर मेड अवेलेबल ऑनलाइन। उससे क्या हो रहा है, रिड्यूस प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी कि आप एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो। 8 पॉइंट में दे रखा है नो मेडिकल नेग्लिजेंस लिटिगेशन केस फाइल्ड अगेंस्ट इट, यानी कि आप पे कोई भी केस फाइल नहीं चल रहा है, यानी कि आप सोशल कॉज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इतने अच्छे से आप कस्टमर का ध्यान रख रहे हो ताकि कोई गलती हो ही नहीं रही है, तो आप सोशल कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, 9 पॉइंट आता है, द हॉस्पिटल इज़ प्लानिंग टू मार्केट मेडिकल चेकअप पैकेजेस सो डेट फैसिलिटीज इन इट्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी यूटिलाइज बेटर। आप क्या कर रहे हो, इसमें मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये आपका इकोनॉमिक है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इन इट्स आउट पेशेंट, ठीक है। तो यह देखो, कोई भी काम अगर आप एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो तो वो आ जाएगा सोशल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सोशली कुछ कर रहे हो, एम्प्लॉय के लिए कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ आप किसके लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस में जो आपके कस्टमर है उनके लिए कर रहे हो, तो ये आपका इकोनॉमिक है। द नंबर ऑफ इनपेशेंट हॉस्पिटल डेथ रिड्यूस, आपके डेथ रेट रिड्यूस हो रही है, तो आप सोशल कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ ही नहीं, एमसीक्यू पर्पज से आ सकता है, कौन सा किस में आएगा उस हिसाब से आप रीड कर सकते हो। उसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसके अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये उसी यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। ये बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आप देखोगे वही सेम जो ऐसा अपन ने बैलेंस स्कोर कार्ड का करा था उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ ही नहीं बता रखा। अगर अपन ने टेबल भी बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर, टारगेट, गोल, फिर अचीव किया था नहीं किया था, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका टारगेट था 14%, पर एक्चुअल में 13% ही हो पाया, तो ये आप अचीव नहीं कर पाए। नेट इनकम आपका बड़ा टारगेट से, आपका इतना टारगेट था पर एक्चुअल में इतना हुआ, ठीक है। फर्स्ट टाइम बायर्स आपके बढ़े, कस्टमर रिटेंशन रेशो बढ़े, कंप्लेंट्स कम हुई, तो ये आपने अचीव करा। ग्लास डोनेटेड, ज़्यादा आपने डोनेट करा तो ये गोल आप अचीव करें। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर्ड, यानी कि आपने जैसे कि आपका टारगेट था कि 100 पेजेस पढ़ोगे, पर आपने 110 पेजेस पढ़ाई करी,
तो ये गोल आपने अचीव करा है। न्यू सर्विस मेड अवेलेबल, टारगेट था आपका 4 का, पर आपने एक्चुअल में 2 ही सर्विस नहीं आप प्रोवाइड कर पाए, तो ये गोल आपने अचीव नहीं कर पाए। फ्रॉड, इंसिडेंसेस ऑफ फ्रॉड कम हो पाया, CO2 इमिशंस कम हुआ, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ज़्यादा ये आप अचीव नहीं कर पाए। आवर्स पेड फॉर सोशल प्लान, ज़्यादा आपने आवर प्लान करे, अच्छी बात है। ट्रेनिंग पोजीशंस फ्रॉम रूरल एरियाज, गाँव के लोगों को ज़्यादा प्रमोट करोगे आप, पर आप अचीव नहीं कर पाए, तो ये हो जाएगा नॉट अचीव। ये कुछ ही नहीं, बैलेंस स्कोर कार्ड में अपन देखते हैं अपना गोल अचीव हुआ या नहीं हो पाया, उसी पर बेस्ड था क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ आप ये टेबल के बेसिस पर भी सॉल्व करोगे तो चलेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे अपन आज देख लेते हैं। ये भी बैलेंस स्कोर कार्ड पर ही दे रखा है, इसमें दे रखा है योर बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 30 सितंबर 1940 अंडर द प्रोविजंस ऑफ सोसाइटीज एक्ट बाय एमिनेंट प्रोफेशनल्स। बैंक वॉज इशूड बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, टू कैरी आउट बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। एट प्रेजेंट द बैंक हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स from different sections. The bank has 12 branches in the NCT. Bank offers traditional customer service. अब इसमें क्या दे रखा है, बैंक के बारे में डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वरीड है, क्यों? क्योंकि नए स्टाइल बैंक्स में क्या होता है, वो डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, जैसा कि फ्री ATM एक्सेस देते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस देते हैं 24/7। It has now been decided that the bank will focus on what customers want and will use a balanced scorecard to achieve this goal. तब ये यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पुराना बैंक है ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी वर्क करता है, और बाकी के बैंक क्या करते हैं, नए मॉडर्न एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब वो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम वाला बैंक चाहता है कि जो कस्टमर चाहेंगे हम उस हिसाब से वर्क करेंगे। तो इसमें आपको बता रखा है कैसे नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अब बैलेंस स्कोर कार्ड बनेगा। इसको अपन यहीं से ही देख लेते हैं सजेस्टेड आंसर में। जैसे कि इंटरनल अपन ने देखा था ना, बैलेंस स्कोर कार्ड में 4 होते हैं, एक फाइनेंशियल होता है, एक इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव होता है, एक लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है, एक होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो आप इस गोल को कैसे अचीव करोगे, जब आप इंटरनल बिजनेस यानी कि जब आप क्रॉस सेल प्रोडक्ट करोगे। क्रॉस सेल यानी कि अगर आपका बैंक इंश्योरेंस फॉरेक्स सर्विस ये दूसरी सर्विसेज पे सेल करेगा कस्टमर को, इसको मेजर कैसे करोगे, जितने कस्टमर ने इसको परचेज़ करा इन सर्विसेज को। तो आप देख सकते हो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस अचीव हुआ है, क्योंकि कस्टमर ये खरीदने नहीं आया था, पर आपने क्या करी, क्रॉस सेलिंग करी, तो उसको बोलते हैं इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। ये एक नॉन फाइनेंशियल मेजर है, ठीक है, क्योंकि अपना मेन काम ये नहीं था, मेन काम दूसरा था। लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या होता है, एम्प्लॉय को आप अच्छी ट्रेनिंग देते हो, जैसे कि अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय को, तो उससे क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा नया प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ये भी नॉन फाइनेंशियल मेजर है। कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या होता है, आप कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो आप उसको टाइम पर सॉल्व कर दो, तो उससे क्या होगा, कस्टमर रॉयल्टी बढ़ेगी। अब कैसे मेजर कर सकते हो, फिर उससे क्या होगा, कस्टमर रॉयल्टी अच्छी होगी। आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो अकाउंट क्लोज्ड कम होंगे, तो ये आप उससे मेजर कर सकते हो। कुछ ही नहीं, आप रीड कर सकते हो, एक बार रीड करना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक ही टॉपिक बाकी है, जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। ये अपन देख सकते हैं टेबल के अंदर, जैसा कि अपना था, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना रहेगा 6 पॉइंट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्लास में अपन वही पढ़ेंगे, उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे।